हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हर साल हम इकोनॉमिक सर्वे कवर करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस साल का भी इको सर्वे लॉन्च हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट रहता है। जैसे अगर आप नए हैं इस पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी में, तो ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि इको सर्वे पर्टिकुलरली सिर्फ प्री के जो पॉइंट से नहीं, मेंस के पॉइंट से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि मेंस में ऐसे बहुत से हम जो इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इको सर्वे के जो मॉडल्स हैं, हमें ना यहाँ पर ये मॉडल्स सजेस्ट करता है, बहुत जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स सजेस्ट करता है कि हम कैसे बेहतर आंसर बना सकते हैं हमारा मेंस का। ठीक है दोस्तों, हमसे जो बहुत से सवाल पूछे जाते हैं उसमें स्कीम्स का मेंशन करना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इको सर्वे नहीं पढ़ा तो मेरा मेंस अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इको सर्वे पढ़ा है तो मेंस तब जो बाकियों से बेटर होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ओके, तो जनरली चैप्टर वन जो रहता था प्रीवियसली इको सर्वेज में, वो चैप्टर वन थोड़ा समरी की तरह रहता था। उसको हम अगर ढंग से कवर कर लें तो बाकी वाले चैप्टर्स अनलॉक हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो यहाँ पर प्लान चेंज हुआ, तो जो चैप्टर वन है यहाँ पर, ये इट इज़ जो प्राइमरली फोकसिंग ऑन कोविड, कि कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा हमारी ज़िंदगी में और सरकार ने क्या एक्शन लिए। सरकार की एक्शन का थोड़ा तो जैसे इको सर्वे रहते हैं हमेशा प्रोपेगेंडा की मशीनरी के जैसे नजर आते हैं, तो ये भी इको सर्वे थोड़ा वैसे ही नजर आता है कि सरकार की बहुत तारीफ कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा सब कुछ, एंड हम बहुत बुरा होने से बच गए। ठीक है, दैट दैट माइट बी ट्रू। ये इसमें पूरा कोशिश भी कर रहे हैं इको सर्वे में बताने की, एंड इवन की मॉडल्स वगैरह। लेकिन कुछ लूप होल्स हैं जहां पर जैसे जो मेरे लिमिटेड नॉलेज में मुझे समझ आए, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वो जो लूप होल्स भी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एक्सटेंसिव चैप्टर है, लेकिन जो इसमें जैसे क्योंकि पूरा साल भर कोविड चलता रहा, पूरे साल भर हमने ये सब टर्म्स सुनी हुई हैं, तो इसमें सिर्फ वही कुछ चीज़ें जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, या जो अच्छा कोई लॉजिक है या कोई अच्छा वहाँ एनालिसिस है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर थोड़ा चाहूँगा उस पर वक्त स्पेंड करना, ताकि हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख सकें पूरे इवेंट की। अगर उससे जुड़े हुए कोई सवाल पूछे जाते हैं हमसे, कोई अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें आइडिया रहे। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर जो कोविड के बारे में बात शुरू करते हैं कि बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन थी, उसमें बता रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है। एक नोबेल प्राइज विनिंग, एक 2001 में एक नोबेल प्राइज मिला हैंसन एंड सार्जेंट को। उन्होंने बताया था कि अगर बहुत ज्यादा हाईली अनसर्टेन सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में जो वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन करते हुए आप अगर देखें, तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू मिनिमाइज योर लॉसेस। वो कह रहे हैं कि लॉसेस तो होंगे, लेकिन लॉसेस को आपको मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, यूल हैव टू मिनिमाइज योर लॉसेस। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अब इंडिया की जो जो पेंडेमिक के चलते, जो इंडिया की जो यूनिक कुछ वल्नरेबिलिटीज थी, जिसके कारण इंडिया में बहुत 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 बुरा हो सकता था, तो वो क्या थी? एक तो नेटवर्क इफेक्ट। वो बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट का मतलब होता है जहां पर हमारी आबादी बहुत ज्यादा होती है, जहां पर बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। एंड देन सेकंड बोलते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जो सेकंड वो बोलते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे स्प्रेड करती है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट के थ्रू ही, जैसे जब भी चीजें कंटेजियस रहती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। देन वो बता रहे हैं कि जो वर्नरेबल, जो एल्डरली पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं कि ऐसा बात सच है कि हमारे देश में आगे हम देखेंगे कि सिर्फ 10% लोग ही हैं जो एल्डरली कहलाते हैं। लेकिन अगर हम नंबर वाइज देखें, 138 करोड़ में से 10% 13.8 करोड़ हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कितनी कितनी कंट्रीज की आबादी से ज्यादा है ये। एंड ये वाली जो आबादी है हमारी, जो एल्डरली की 60 साल से ऊपर वाले, ये जो हमारे पूरे के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरबर्डन कर सकते हैं। एंड हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इको सर्वे बोलता भी है कि थोड़ा हमारा अभी वीक हालात में ही रहता है हमेशा। तो इसी कारण हमारी बहुत सारी डेथ और बहुत सारी हमारी फेटेलिटीज और हमारी जो लोग बीमार हो सकते थे। तो लेकिन वो आगे यही केस बिल्ड करेगा, हमने जो इतने सारे लोगों को बीमार होने से बचा लिया एंड उनकी मौत भी हमने प्रिवेंट कर ली। ओके, तो वो बोल रहे हैं इसी के कारण ग्रेजुअली हमने अपने आप को ओपन अप किया है, बेजियन अपडेटिंग बोलते हैं उसको, कि हमने ग्रेजुअली कैलिब्रेटेड तरीके से पूरा जो एनालिसिस करके प्रोबेबिलिटीज देखकर हमने उसके हिसाब से अपने आप को ग्रेजुअली ओपन अप करते जा रहे हैं, अनलॉकिंग हो रही है। एंड भारत में इसलिए वो बोलते हैं कि हमने 37 लाख कम लोगों को बीमार होने दिया एंड 1 लाख से ज्यादा डेथ बचा ली गई हैं। एंड इस मामले में वो बताते हैं यूपी ने सबसे बेहतर काम किया, केरल ने जो सबसे ज्यादा डेथ बचाई, महाराष्ट्र बोल रहे हैं सबसे ही जो बेकार रहा इन ऑल द एस्पेक्ट्स। एक इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग करेंगे। एंड देन
वो बोलते हैं कि अब वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, कि जितना जल्दी गिरे थे उतना जल्दी ही रिकवर भी हो रहे हैं। तो इसका कारण भी बताते हैं वो, और कि पेंट अप डिमांड है। पेंट अप डिमांड मतलब जो ऐसी डिमांड है जो रुकी हुई थी बहुत टाइम से, क्योंकि दुकानें बंद एक्सेट्रा, तो दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, चीजें अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं, तो पेंट अप डिमांड के चलते अभी सडनली रिकवरी होनी शुरू हो गई है। लेकिन जब ये पेंट अप डिमांड होती है, इसके कारण जो वो बताते भी हैं, जो इन्फ्लेशन का बहुत डर रह जाता है कि अगर पैरेलली अगर सप्लाई नहीं बढ़ी, डिमांड इतनी रैपिडली आ गई तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो उसको भी सरकार कह रहे हैं पहले से ही सोच चुकी थी उसके लिए, एंड सरकार ने कदम उठा लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब बता रहे हैं कि यहाँ पर आगे हम देखेंगे भी इसको, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक ऐसा एस्पेक्ट जो उसको ओवरलुक कर दिया गया पूरे इको सर्वे में, उसको थोड़ा अज्यूम करके बात कर ली गई। वो कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स जो इंडिया के लिए पेक्यूलियर थे, जैसे हायर लेवल ऑफ इम्यूनिटी मानी जाती है भारतीयों में, बीसीजी वैक्सीनेशन की गई, और बहुत से जो इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो पूरे देश भर में सामान है, सभी हमारे देश में एक जैसे ही हैं। जो जो हमारे देश में एक स्टेट में जो ये बीसीजी अगर वैक्सीनेशन है, तो दूसरी जगह भी सेम तरह से ही हुई है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके इंपैक्ट को हटा देते हैं, एंड इसीलिए हम कोरिलेट करके फाइनली कॉजल एक इंपैक्ट निकालेंगे, पूरा कॉज पता करेंगे, जो कि अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, लॉकडाउन। कि लॉकडाउन हुआ तो ही हम आज इतनी बेहतर पोजीशन में हैं, जहां बाकी कंट्रीज सेकंड वेव विटनेस कर रही हैं, हम नहीं कर रही। तो यहां पर थोड़ा सा ये एक जो लगता है कि काफी ओवरलुक कर दिया कि बीसीजी वैक्सीनेशन लेवल ऑफ इम्यूनिटी में, अगर मैं आपको इफ यू गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर दोस्तों, जो बीसीजी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, ये सभी जगह वैक्सीनेशन सिमिलर तरह से नहीं होती। ठीक है, कुछ जगह पर फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? ऐसा कोई डेटा प्रेजेंट नहीं किया गया, ऐसे कोई भी आर्ग्यूमेंट बिल्ड नहीं किया कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हैं कितनी कामयाब रहती हैं हमारी लेट्स से स्टेट्स जहां पर बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल केरल या दिल्ली, वहां पर कितना बेहतर रहती हैं कंपेयर टू लेट्स से जहां पर हेल्थ इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है, लेट्स से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इलाके या फिर स्टेट्स लाइक झारखंड एंड बिहार। ठीक है, तो यहां पर ये बीसीजी वैक्सीनेशन अगर हम ओवरऑल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दें कि पूरे देश भर में दी गई है, तो दैट डज नॉट रियली सीम राइट, क्योंकि पूरे देश भर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन ड्राइव्स बहुत वेरी करती हैं। सिमिलरली वो बोल रहे हैं हायर लेवल ऑफ इम्यूनिटी। दोस्तों, इम्यूनिटी, ये बात हम जैसे थोड़ा अगर हम बहुत ही अगर बहुत ही इसको कर्सरी ग्लास में भी देखें, इम्यूनिटी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो आबादी है वो कितनी न्यूट्रिशियस खाना खाती है। अगर जहां पर माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, वहां पर इम्यूनिटी के लेवल्स भी वेरी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एक और ब्लैंकेट स्टेटमेंट मान लें कि पूरे देश भर में हम ये कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए इको सर्वे का ये बिगेस्ट क्रिटिसिज्म हो सकता है कि ओवरलुक कर दिया, एंड जो गवर्नमेंट चाह रही है प्रूव करना, उसके लिए एक माउथ पीस बनकर सामने आ गए। ठीक है, तो जो प्रीवियस कुछ सालों में ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है, इको सर्वे एक तरह से माउथ पीस बनता जा रहा है। गवर्नमेंट को जहां पे क्रिटिकली इसको करना चाहिए वो थोड़ा नहीं कर पा रहे, चलो उनकी मर्जी है, हमें तो अपने एग्जाम से मतलब है, हम अपने एग्जाम के जो पर्पस है यहाँ पर चीजें देखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रिटिकल अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्योंकि इस पर अगर सवाल पूछे जाए तो हमें कुछ लूप होल्स हैं हमारे सामने, वो भी हमें पता होने चाहिए। ओके, देन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो कोविड पेंडेमिक की बात करते हैं, यहाँ बात लिखते हैं बहुत बढ़िया कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इंपैक्ट करता है। अदरवाइज जो सिर्फ और सिर्फ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुआ क्या कि लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो गई, तो डिमांड इंपैक्ट हुई थी, सप्लाई चल रही थी, तो इस कारण से जो दुनिया भर में देखा इंटरेस्ट रेट लो होते गए, थोड़ा जो डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स आ गए, तो लेकिन यहाँ पर डिमांड भी रुकी, सप्लाई भी रुकी, लेबर मार्केट भी रुकी। ठीक है, एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, सभी चीजें जो हुई, और इसी कारण कहते हैं सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कुछ लिए। ऑल राइट दोस्तों, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वंस इन अ सेंचुरी टाइप क्राइसिस था, एंड पूरी बात बताते हैं, एंड इसको अगर देखो अपने एथिक्स की केस स्टडी एक्सेट्रा वगैरह में ना आपके पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये वर्ड्स यूज कर सकते हो ना ग्रेजुअली, जब आप मेंस लिखने जाओगे या कुछ वक्त बीत चुका होगा, 1 साल 2 साल, अगर आप तब ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जरूरी रहती है बात एक जाननी कि ना ये वर्ड्स हमें दिमाग में रहें, क्योंकि ना वर्ड्स भूल जाएंगे तो अच्छा आंसर नहीं निकल पाता। जैसे वो बोल रहे हैं कि हम पेंडेमिक को कैसे रोक सकते हैं, जैसे एक सर्वेलांस को अच्छा कर दें, और इसके लिए भारत सरकार अभी एक बहुत बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक हेल्थ सर्वेलांस शुरू कर रही है, जो कि पहले अर्ली डिटेक्शन में काम करेगा एंड सर्वे करता रहेगा रेगुलरली कि कौन सी अगर लेट्स से बीमारियां बढ़ रही हैं तो कौन सी बढ़ रही हैं, अर्ली डिटेक्शन हो जाए किसी चीज की, आइसोलेट कर दिया जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर अच्छी कर दें, है ना, ये अच्छे जो पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग, इसके लिए वर्ड यूज किया
जाता है, वो है दैट इज एनपीआई। एनपीआई इज नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयां वगैरह। तो जो अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूं, इससे हमारे केसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं ना कि मैं कोई दवाई खिला रहा हूं लोगों को, नहीं, ये नॉन फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन क्या होंगी दोस्तों? हमारी वैक्सीनेशन होंगी, है ना, या फिर अगर हम जो इस तरह से लेट्स से अगर मान लीजिए डेंगू मलेरिया टाइप चीजों को रोकना है हमने, तो हमें वहां पे हम कह सकते हैं ऐसा कि वहां पर जो हमारे हाइजीन के लिए हम अगर कोई छिड़काव वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन। नॉन फार्मास्यूटिकल क्या होती है? थोड़ा सोशल लेवल पे काम करती है। लॉकडाउन हो जाते हैं, स्कूल्स बंद कर दिए, है ना, बिजनेसेस या ट्रेवल वगैरह बंद कर दिया, तो अकॉर्डिंगली दीज आर नोन एज एनपीआई। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको लिख सकते हैं। फिर वो बहुत से जो 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 कंपेयर करते हैं कि दुनिया भर में कौन से क्राइसिस आए, लेकिन ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आया जिसने 90% ऑफ द जो कंट्रीज को इंपैक्ट किया। देन वो बोलते हैं कि जो सरकार के सामने बहुत बड़ा डिलेमा था एथिक्स का ही। अगेन आप यहां पर एक और सवाल देखते हैं कि अगर आप लीडर हो तो क्या चूज करेंगे आप? जिंदगी बचाना या फिर लोगों के रोजगार बचाना, लाइव या लाइवलीहुड? तो इसीलिए देखा गया कि दोनों का ही लॉस हुआ इनिशियली, लेकिन लॉन्ग रन में बोल रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन स्ट्रिंजेंट हो गया, लाइवलीहुड चाहे कॉम्प्रोमाइज हो गया, लोगों की जिंदगी बचा ली गई। ऐसा ये जो इको सर्वे मानता है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं लॉन्ग रन में देखना कितना हमें फायदा होने वाला है। हो भी सकता है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स भी लेके प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो अप्रोच क्या थी लॉकडाउन की, लॉकडाउन सिर्फ क्या करता है कि कर्व को जल्दी आने से रोकता है, लेट लेके आता है ना। हमने पूरा साल यही सुना है हमने कि कर्व को आगे पुश किया जाता है ताकि वक्त मिल जाए हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने का, है ना। एंड जो अगर जो लोगों को जो अगर किसी को अगर कोई वैक्सीनेशन निकल जाए तो वैक्सीनेट करने का अकॉर्डिंगली। तो ये बोलते हैं जो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो हमें जाननी है, आर नॉट कहा जाता है। आर नॉट इज अ वेरी वेरी फेमस टर्म, आपने पूरा साल भर पढ़ा। इसको भी रिप्रोडक्शन नंबर कहा जाता है कि आर नॉट अगर एक से कम है, दैट मींस एक इंसान एक से कम बंदे को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट मींस इन्फेक्शन ग्रेजुअली विल डाई आउट, फैलेगी नहीं। आर नॉट अगर एक के बराबर हो जाए, दैट मींस की इन्फेक्शन कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, एक बंदा एक को ही इन्फेक्ट कर रहा है। आर नॉट जब एक से बड़ी हो जाती है, दैट मींस एक बंदा एक से ज्यादा को इंपैक्ट कर रहा है, वो और जैसे अगर एक ने लेट से अगर दो लोगों को इंपैक्ट किया, दो चार को करेगा, चार आठ को करेंगे, तो अकॉर्डिंगली बहुत रैपिडली चीजें फैलती हैं। तो इसीलिए जो स्ट्रैटेजी रहती है वो आर नॉट को एक से कम लाने की ही रहती है। तो अब यहां पर इसीलिए बोलते हैं कि मिटिगेशन की स्ट्रैटेजी एंड सप्रेशन। मिटिगेशन है ना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की आपको यहां पे अगर शायद थोड़ी सी समझ आएगी जीएस 3 में। तो मिटिगेशन की स्ट्रैटेजी यहां पे लगाई जाती है कि आर नॉट को थोड़ा ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाए, मिटिगेट, है ना। अभी है कि इंपैक्ट तो होगा, ठीक है, लेकिन हम कम से कम इंपैक्ट करें। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको दिख रहा है कि आपकी गाड़ी या फिर आपकी जो भी बस जो भी जा रही है उसमें ब्रेक फेल हो गए हैं, ठीक है। अब आप रोक नहीं सकते बस को, आप उसको इंपैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको गाड़ियों में एयर बैग्स दिए जाते हैं कि मिटिगेट कर दिया जाए, ठीक है, कि ऐसा नहीं है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, मिटिगेट कर दो, ठीक है। एंड देन कि कम से कम इंपैक्ट हो उसका। देन है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब है कि ग्रेजुअली अब आपको पता लगा है कि आपके पास तरीके भी हैं, आप इसको रोक भी सकते हैं, सप्रेस भी कर सकते हैं, वैक्सीनेशन देकर, लॉकडाउन, या फिर जो ओवरऑल अगर हम देखें कि अपने आप जो जैसे हमने स्कूल्स वगैरह जो इवन की स्विमिंग पूल्स बंद हो गए एक्सेट्रा, सप्रेस या फिर रोका जा सकता है, इसको 1 से कम लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो कैसे स्टेप्स उठाए जाएंगे ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिजास्टर को मैनेज करने में। अब वो बोल रहे हैं एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि किस तरह से जो जो एपिडेमियोलॉजी मतलब कि किस तरह से बीमारियां फैलती हैं उसकी स्टडी, उसको अगर हम स्टडी करें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक है सीएफआर, और है जो हमारा सीएफआर है इसका मतलब है कि फेटेलिटी रेट क्या है, कि कितने लोगों को कितने केसेस थे उसमें से कितने लोग फेटली इल हुए, ठीक है। फेटेलिटी रेट, केस फेटेलिटी रेट कहा जाता है इसको। तो एंड वो बोल रहे हैं कि सीएफआर अगर जितना हाई सीएफआर है दैट मींस उतने ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो मारे जाएंगे। एंड आर नॉट कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कंट्री वाइज बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जो अगर आप कंपेयर करें तो जो इंडिया एंड जो इटली बहुत ज्यादा है एंड कंपेयर टू इंडिया काफी कम नजर आता है। एंड देन वो कह रहे हैं कोविड का भी अगर हम देखें आर नॉट, ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ वेरी कंटेजियस डिजीज बट इट इज नॉट लेस, ठीक है। जैसे अब आप देखिए मीजल्स आउटब्रेक था कभी जो जो 1900 समथिंग में कभी हुआ होगा, तो मीजल्स आउटब्रेक वाज वेरी कंटेजियस, बिल्कुल रैपिडली फैलता था। ये उतना कंटेजियस नहीं है, लेकिन हाँ बाकियों से ज्यादा कंटेजियस है, बाकियों से जल्दी फैलता है। तो इसीलिए अब यहां पर करना क्या है, तो अब वो बोल रहे हैं कि इसलिए हैंसन एंड सार्जेंट की स्ट्रैटेजी थी कि जब आपको बहुत अनसर्टेन सिचुएशन हो गई है तो और आपको पता है कि नुकसान तो होगा, तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, उस केस में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू मिनिमाइज द लॉस, कि कम से कम नुकसान हो आपका, ठीक है, टू मिनिमाइज द लॉस। एंड इसीलिए तो लाइव या लाइवलीहुड में आपको चॉइस करनी होगी। तो वो सरकार जो बोलते हैं कि सरकार चोज लाइव्स, लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज कर दिए लेकिन जिंदगियां बचा ली गई, ओके। एंड देन वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो डेंस पॉपुलेशन है, एब्सोल्यूट
पॉपुलेशन उसके बारे में कोरिलेशन है, ये बहुत थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस है। एंड देन उसके बाद अब यहाँ पर बताते हैं कि नेटवर्क इफेक्ट देख लो आप। नेटवर्क इफेक्ट कैसे कि एक इंसान कितनों को इंपैक्ट करता है, ये बताते हैं कि कितना क्रिटिकल होता है जब आर नॉट आपका 1 के करीब घूम रहा होता है, कि अगर आप इसको 1 से ऊपर जाने देंगे तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, फैल जाएंगी। लेकिन अगर ये 1 से नीचे आ गया, 1 से नीचे, तो ग्रेजुअली थिंग्स विल डाई आउट ऑन देयर ओन। तो इसीलिए बोल रहा हूं जब आर नॉट जब स्लाइटली बिलो या जो 1 के करीब है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको 1 के थोड़ा नीचे लेके आना, ताकि आपकी जो ये पीक बने एंड ग्रेजुअली इट इट डाइज आउट। ठीक है, तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजीज कैसे फॉलो की जाती हैं, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो आप कैसे जो ग्रेजुअली स्प्रेड को रोकते हो वैक्सीनेशन से। ये ना देखो, अगेन आपका आंसर है यहाँ पर, ये आंसर है कि जैसे लेट से हो सकता है कि आपको GS3 DM में जो डिजास्टर मैनेजमेंट पूछ लिया जाए, एथिक्स में पूछ लिया जाए, गवर्नेंस में पूछ लिया जाए, तो ये आपको इसको जो क्या हमारे पास तरीके क्या होते हैं, एक एपिडेमिक को रोकने के वैक्सीनेट कर दिया जाए आबादी को, डायग्नोज किया जाए, ट्रीट, आइसोलेट, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एंड जो ट्रांसमिशन जो पोटेंशियल पे स्टडी R&D वगैरह कर कर उस पर काम किया जाए। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रोका जाना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से ज्यादा लोग उसमें एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वो चीजें बता रहा हूँ जो जरूरी हैं। देन वहां पे बता रहे हैं हैंड वॉशिंग की हिस्ट्री, ये भी आपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ लिया होगा कि जैसे जब जो इग्नाज सैमुअलवीज की बात है, ये इग्नाज जो सैमुअलवीज थे, हंगरी में एक डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि जो उनके वहां पर डॉक्टर्स आते हैं एंड जो वहां पर लेबर रूम मतलब जो डिलीवरीज करते हैं विमेन की, उसमें देखा गया कि वहां पे बहुत ज्यादा डेथ होती है। क्यों ऐसा देखते थे कि बाकी अस्पताल से ज्यादा डेथ होती है यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर उसके पहले जो ऑटोप्सीज मतलब जो लोगों के जैसे अपने डेड बॉडीज पर कुछ वहां पर चीर फाड़ करके आते थे एंड उसके बाद आते थे लेबर रूम में। तो उन्होंने देखा ये बात शायद कुछ कोरिलेशन हो, उन्होंने बोला जो भी ऑटोप्सी करके आएगा एंड जो भी यहाँ पोस्टमार्टम करके आएगा, उसके बाद आके पहले हाथ धोएगा, उसके बाद लेबर रूम में जाएगा। तो उसके बाद देखा सडनली 1 साल में ही 1/6 रह गई डेथ, जो इतनी सारी डेथ होती थी 1/6 रह गई। ठीक है, मतलब कि 83% डेथ कम हो गई। तो उनको वहां सोचा कि शायद इससे कोरिलेशन अच्छा है एंड ग्रेजुअली अब सरकार अपने यहाँ पे बात भी कर रही है कि हमने ये स्कूल्स में हैंड वॉशिंग एज अ प्रैक्टिस बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर दी थी। स्वच्छ भारत में स्वच्छ विद्यालय भी प्रोग्राम जो अभी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखना अपने आंसर्स में कि स्वच्छ विद्यालय स्कीम। एथिक्स में लिख रहे हैं कि आप कैसे लोगों को जो चेंज करेंगे, ठीक है, आप वो हाथ धोएं तो आप बताएंगे कि स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो जो लॉन्ग टर्म में उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट का पार्ट बन जाता है। ऑलराइट, तो ये चीजें कुछ जरूरी। एंड देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो ग्राफ एटसेट्रा, एंड वो बोल रहे हैं लॉकडाउन वगैरह के चलते कि कैसे हमें पीक को लेट करते हैं एक्सेट्रा, है ना, इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। तो एंड देन वहां पे बता रहे हैं आगे की शॉर्टर लॉकडाउन होते हैं, तो शॉर्टर लॉकडाउन में कॉस्ट लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा रहती है। लॉन्गर जो लॉकडाउन है उसमें इनिशियली कॉस्ट ज्यादा रहती है, लेकिन अंत में देश लगता है बच गया, रिकवर भी कर जाता है। पूरा डेटा लेके उसको प्रूव करने की कोशिश भी है यहाँ पर, और बढ़िया तरीके से ऐसे डेटा उठाया गया। एंड वो स्पेनिश फ्लू के भी कहते हैं रिसर्च है हमारे पास, जहां पर देखा गया कि जिन्होंने अर्ली लॉकडाउन कर लिया एंड स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन किया, वो वाली सिटीज बेटर थी कंपेयर टू दो सिटीज जिन्होंने ऐसा नहीं किया। देन वो बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट। ब्लैक स्वॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक ये इसको साइकोलॉजी में एक थ्योरी की तरह माना जाता है, इवन की सोशियोलॉजी में भी हम कभी कभी इसका जिक्र करते हैं। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है, ये ऐसी एक चीज है जैसे कि हम मान लीजिए कि आपने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ सफेद हंसों का जोड़ा देखा है, आप बोल देंगे कि हंस जो होते हैं, स्वॉन जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सफेद होते हैं। एंड अनटिल अनलेस यू विजिट ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आपको ब्लैक स्वॉन भी नजर आता है, आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, स्वॉन तो हमेशा व्हाइट होते थे। आपकी जिंदगी भर की जो थ्योरी, आप कहेंगे माय होल लाइफ वाज अ लाई। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ब्लैक स्वॉन इवेंट को हम बोलते हैं कि आपको जहां पर पता ही नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन है, आपकी थ्योरीज ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं एंड कुछ नई तरह की चीज निकल आती है। उस पर्टिकुलर चीज में हम क्या करते हैं कि हम वर्स्ट आउटकम के लिए इनिशियली प्रिपेयर करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो फीडबैक के जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है, हम अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर करते हैं। ठीक है, एंड देन इसीलिए वो बोलते हैं जो स्ट्रैटेजी क्या है कि जान है तो जहान है, हिंदुस्तानी सेइंग भी है। ठीक है, जान है तो जहान है, मतलब कि अगर जिंदा रहेंगे तो कल काम कर लेंगे। तो इसलिए कहते हैं हम 5T स्ट्रैटेजी। देखो ये सारा का सारा मेंस के लिए हमारे माल मिलता जा रहा है। 5T स्ट्रैटेजी है। 5T स्ट्रैटेजी इज टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेस्ट करो, फिर ट्रैक करो कि कितने कितने लोगों को इंपैक्ट किया, उन सबको ट्रेस करो, एंड देन उसके बाद उनको ट्रीट करो, एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों तक, घर तक पहुंचो, एजुकेशन दो, उनको हेल्थ प्रोवाइड करो, सब कुछ। वो कह रहे हैं कि भारत ने भी इसमें बहुत जल्दी जल्दी बहुत काम किया, विच इज कमेंडेबल। वो कह रहे हैं जनवरी 2020 तक हमारे पास 100 टेस्ट पर डे करने की जो सुविधा थी, जो कि हमने 1 साल से कम में 10 लाख टेस्ट पर डे करने की सुविधा बना ली, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता होगा, आई एम श्योर। ओके, देन
उसके बाद वो वेरियस स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, हॉटस्पॉट्स, कंटेनमेंट जोन्स। अब वो बोल रहे हैं कि इसी कारण आज हम जान भी है और जहान भी है। तो थोड़ा सा वैसे इनसेंसिटिव लगता है, जो बहुत सारे लोग जो ट्रांजिशन में भी मारे गए थे माइग्रेंट वर्कर्स, उनके बारे में जिक्र होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, नॉनदलेस तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए एक प्री का पॉइंट भी आया। प्री के पॉइंट हमारे लिए बताते हैं कि एक ट्रैकर बनाया हुआ है ऑक्सफोर्ड ने, ऑक्सफोर्ड कोविड 19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जो ट्रैकर है, जिसको ऑक्स सीजीआरटी भी कहा जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट्स ने क्या क्या रिस्पॉन्स लिए उसको ट्रैक करता जा रहा है। तो जैसे ना आपको लेट्स से अगर एग्जाम में कभी लिखा हुआ है कि ऑक्स सीजीआरटी, ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्स सीजीआरटी सर सिर्फ एक ट्रैक जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर है, जो गवर्नमेंट के वेरियस रिस्पॉन्सेज के बारे में हमें बताता है। ऑलराइट, ओके, क्रॉस कंट्री एनालिसिस करते हैं। क्रॉस कंट्री एनालिसिस में वो बताते हैं कि इंडिया ने अगर देखें जो नेचुरल कितने केसेस होते हैं, ठीक है, नेचुरली एक्सपेक्टेड पूरा बताते हैं आपको। मैं पैरामीटर दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखाए हुए इन्होंने कि कितनी देश की आबादी में बूढ़े लोग हैं, कितनी देश की आबादी की डेंसिटी है, आबादी कितनी है। तो उन सभी के कारण नेचुरली अगर ये वायरस फैलता तो कितने लोग मारे जाते और अभी कितने मारे गए। तो ठीक है, वो उसके हिसाब से अगर सेंट्रल एक फिगर है तो भारत ने 37 लाख लोगों को बचा लिया, कंपेयर टू यूएसए जिसने 62 लाख लोग एक्स्ट्रा मारे गए। वो कहते हैं अगर नेचुरली फैलता तो इससे 62.5 लाख लोग कम मारे जाते, इन्होंने ज्यादा लोगों को मरने दिया, हमने 37 लाख लोग बचा लिए। ठीक है, एंड सिमिलरली वो अपने उसके बारे में बताते हैं कि हमने 1 लाख के आसपास जिंदगियां बचाई हैं। तो नेचुरल केस लोड वर्सेस एसोसिएटेड फेटेलिटीज, जो फेटल कितने थे, एंड देन बताते हैं कि जो किस पे हम निकाल सकते हैं। जैसे लॉग का यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, वैसे अगर आप पता है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड से हैं तो आप तो जानते होंगे, क्योंकि अदरवाइज एक्सपोनेंशियल जो चीजें चल रही होती हैं, एक्सपोनेंशियल को अगर हमने लीनियरली दिखाना है तो हमें लॉग का यूज करना पड़ता है, नेचुरल लॉग या जो भी लॉग का। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कितनी आबादी है उस पर डिपेंड करेगा, ये वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक है, आबादी, पॉपुलेशन की डेंसिटी, टोटल टेस्ट एंड पॉपुलेशन अबव 60 इयर्स, एंड देन बिटवीन 0 to 14 एंड 15 to 59। ऑलराइट, तो इसी के कारण वो बता रहे हैं कि हमारी जो नेचुरली चलता, एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमने काफी लोगों को बचा लिया। एंड एल्डरली पॉपुलेशन, ये काफी बढ़िया ग्राफ है कि वो भारत के अगर एल्डरली पॉपुलेशन को नंबर से अगर कंपेयर करें बाकी कंट्रीज की, कितनी सारी लोगों जो कंट्रीज की बाकी मिलाकर जितनी एल्डरली पॉपुलेशन है हमारे अकेले में, तो इट्स अ बिग टास्क। वो कहना है कि अगर अगर हम कंपेयर करें मैक्सिको में कितने अगर के हिसाब से, अगर जो उनका फर्टिलिटी रेट था उसके हिसाब से अगर हमारे देश में फर्टिलिटी रेट होता तो हमारे यहाँ पे 6.5 या फिर 6 गुना ज्यादा लोग मारे जाते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 लाख मारे गए तो 6 लाख मारे जाते। अगर साउथ अफ्रीका के हिसाब से अगर हमारा सीएफआर होता तो 2 गुना ज्यादा अप्रोक्सीमेटली लोग मारे जाते। तो ये इसीलिए कंपेयर कर करके बता रहे हैं कि इंडिया ने कितने लोगों को बचाया। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड यहाँ पर ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल वाला एस्पेक्ट ही नजर आता है मुझे कि अच्छा इतना प्यारा हमारा इको सर्वे हुआ करता था, ग्रेजुअली इको सर्वे इज लूजिंग इट्स शीन। तो इसको इसको एक हैशटैग चलाना चाहिए हमें, रिकवर आवर इको सर्वे। ओके, वी वांट आवर इको सर्वे बैक। ओके, एंड देन यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेटवर्क इंपैक्ट है। नेटवर्क इंपैक्ट दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा कितने लोगों को इंपैक्ट करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है, उसका भी इंपैक्ट कंपेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट स्टेट, महाराष्ट्र द वर्स्ट। एंड देन अगर फर्टिलिटीज डेथ्स की बात करें, केरल टर्न्स आउट टू द बेस्ट स्टेट जिसने बचा लिया बहुत लोगों को, महाराष्ट्र अगेन द वर्स्ट। तो इसमें ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, एग्जाम में कभी कोई नहीं पूछा जाएगा स्टेट स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के किसने कितना बड़ा लॉकडाउन लगाया, उसके हिसाब से पैमाना निकाला, रैंकिंग करी, उसके हिसाब से बेचारे महाराष्ट्र की थोड़ी यहाँ पर खरी खोटी भी सुनने को मिली। ओके, देन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो कह रहे हैं कि भारत में हायर इम्यूनिटी लेवल्स हैं, यूनिवर्सल बीसीजी। ये हम ठीक है बात करते, बात में शायद दम भी हो सकता है, लेकिन ये देश भर में कांस्टेंट है, विच माइट नॉट बी करेक्ट दोस्तों, विच माइट नॉट बी करेक्ट। देश भर में कांस्टेंट नहीं है। जहां पर बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, जहां के सोशल इंडिकेटर्स बेटर हैं, वहां पर जो आपकी इम्यूनिटी लेवल भी बेटर होगा एंड बीसीजी भी बेटर होगा। ठीक है, बीसीजी की जो आपकी इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स भी बेटर दी गई होंगी। तो इसीलिए ऑफ कोर्स वाली बात दोस्तों मैं चाह रहा था बताना कि कभी भी आप अपने आंसर में ऑफ कोर्स कभी यूज नहीं करेंगे कि अरे सर, जैसे आपको यूपीएससी पूछ रहे हैं कि जहां पर आपके जो जो जितने भी आपके जो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर आपको लावा मिलता है या नहीं मिलता, आप बोलेंगे ऑफ कोर्स मिलता है। ऑफ कोर्स से आप कभी भी आंसर नहीं करेंगे, ना ही इंटरव्यू में करेंगे, ना ही कभी आप आंसर करेंगे किसी भी अपने मेंस के आंसर को। ठीक है, आप माइट का आप डेफिनेट आप यूज कर सकते हैं, माइट का आप मे बी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए कि ब्लैक स्वॉन इवेंट की, खुद इको सर्वे बता रहा है हमें ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है। ठीक है, कि हो दे माइट बी पॉसिबिलिटी कुछ और हो जाए तो, या फिर कुछ और हो। ओके, तो इसीलिए पर्टिकुलरली कोविड के केस में यहाँ पर दिस नॉट अ वेरी प्लीजिंग चैप्टर टू बिगिन विद, नॉनदलेस। तो
वो बोल रहे हैं भारत ने 175 दिन लिए अपनी पीक पे पहुंचने में कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड फर्स्ट जो 10 लाख हुए थे भारत में 168 डेज में हुए, विच इज अगेन अ वेरी कमेंडेबल थिंग कि अकॉर्डिंगली कि बहुत टाइम मिल गया हमने, वी बॉट अ लॉट ऑफ टाइम बट सडनली थिंग्स वेंट आउट ऑफ स्पाइरल, अभी रिकवर हो शुरू हो चुकी हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर जो वैक्सीनेशन भी आ जाएगा, कहते हैं भारत में शायद इसलिए सेकंड वेव कभी भी ना आए। एंड देन जापान में तो मुट्ठी भर केस थे, अब 3 गुना हो गए हैं, तो अकॉर्डिंगली वो इसको भी दिखाना चाह रहे हैं कर्व्स के थ्रू। नंदलेस आगे बढ़ते हैं। स्पैनिश फ्लू से भी इंटरवेंशन का एग्जांपल लेते हैं कि जो जो स्टेट ने बेटर किया, सिटी ने, हमने उसी से ही सीखा। यूएस में कैसे उसने रोका था, हमने एग्जैक्टली सेम फॉलो किया, एंड लॉन्ग टर्म में वील बी द थिंग टू लुक आउट फॉर। ठीक है कि वील बी द थिंग, एंड वी शेप रिकवरीज हो रही हैं, वी शेप रिकवरीज हर तरफ हो रही हैं, डाउनफॉल था, रिकवरी भी उतनी तेज है। ओके, अब एग्जाम परस्पेक्टिव से जो अभी तक लेक्चर देख रहा है दोस्तों, जो अभी तक लेक्चर देख रहा है, तो गुड अंत में ही था, मैंने शुरू में बताया नहीं आपको कि मैं चाह रहा था बच्चे थोड़ा सुन ले, थोड़ा परस्पेक्टिव डेवलप हो। अंत में गुड है पूरे पूरे चैप्टर का। तो यहां पर लिखते हैं कि जैसे बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं, एंड पर्टिकुलरली जैसे जैसे कंट्री का इनकम लेवल राइज होता है, ऐसी सर्विसेज बढ़ती जाती हैं जो कि थोड़ा कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं, कस्टमाइज्ड सर्विसेज देती हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो फेस टू फेस सर्विसेज वाली जितनी भी चीजें थी सब बंद हो गई कोविड के चलते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो रिटेल एंड इवन आर्ट्स एंटरटेनमेंट, ये सब रुक गया। एंड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में तो फिर भी कस्टमर से फेस टू फेस मुलाकात नहीं होती, चल सकती थी बैक एंड पे, या ग्रेजुअली चलनी शुरू हो गई, ये तो अभी भी रुकी हुई थी, लेटली ही चलनी शुरू होंगी। ओके, एंड देन इसी कारण से इन पे जो सिग्निफिकेंट जो इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट जुड़ती है, सर्विस सेक्टर इंटरप्ट हो जाता है, एंड हमारे देश में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, इसलिए सर्विस सेक्टर इंपैक्ट हुआ, जीडीपी भी सडनली कॉन्ट्रैक्टेड बहुत बुरी तरह से। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अब दूसरा पॉइंट दोस्तों बताते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल तीनों लेवल पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। ना तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जैसे बताया कि सप्लाई, बल्कि डिमांड भी इंपैक्ट हुई। ठीक है, क्योंकि लोगों ने, अगर आगे बताएंगे भी हमें ये, कि लोगों के पास अगर पैसा आया भी था, तो जो जैसे यूएस का एग्जांपल है, जो पैसा आया भी था वो एसेंशियल आइटम्स के लिए रखा गया, खर्च करने के लिए, एंड या फिर सेव कर लिया गया। तो एक कारण उसका वैसे यहां पर वो भी है कि क्योंकि जब कोई दुकानें ही नहीं खुली थी तो आप कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन हाँ अनसर्टेनिटी का टाइम था, लोग शायद चाहते भी ना करना कि मैं नए जूते खरीद लूं या फिर मैं कोई अच्छा सा कोई बढ़िया सा पेन खरीद लाऊं, नहीं, उन चीजों पे लोग शायद खर्चा ना भी करते। ठीक है, एंड देन इसलिए लेबर मार्केट भी इंपैक्ट हुई, जिससे हाउस होल्ड इनकम्स इंपैक्ट हुई, जिससे आपके आगे देखें तो सरकार के पास इसीलिए जो कदम उठाने का वक्त था, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए यहां पे सप्लाई, जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए कदम उठाए, एंड अकॉर्डिंगली जो एक्टिविटी को दोबारा से शुरू करने के कदम उठाए। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि सिंस यहां पर जो जो हमारी दुकानें ही सब बंद थी, तो इसीलिए अगर हम डिमांड बढ़ाएं भी तो सप्लाई ही नहीं हो रही थी, तो इसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आता इकोनॉमी पर। इसीलिए पहली चीज क्या थी कि आप क्या कीजिए, लोगों को सर्वाइवल टाइप जो चीजें हैं वो देना शुरू कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली इसीलिए सरकार ने यहां पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की बजाय इनिशियली सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का यहां पर गठन किया, लोगों को खाना दिया गया बहुत सारा, एंड देन जो विडोज थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पेंशनर्स को, विमेन को, मनरेगा की जो सप्लाई बढ़ा दी गई, एंड जो डेट में मॉरेटोरियम मिला कि आप 2 महीना 3 महीना रुक कर अपना उधार पूरा कीजिए, लिक्विडिटी सपोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो इस पे खास फोकस नहीं रखा गया जहां पर लोगों को जाकर मार्केट से कुछ सामान खरीदना हो, क्योंकि मार्केट तो बंद पड़ी थी। ऑलराइट, तो इसीलिए ग्रेजुअली आत्मनिर्भर भारत 2.0 3.0 में ग्रेजुअली ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हो रही है, रादर लॉकडाउन जो खुल रहा है तो उससे फर्क पड़ेगा। देन पीएमजेडीवाई में विमेन अकाउंट होल्डर्स को पैसा दिया गया, कितना काफी पैसा दिया गया। उसके बाद जो हमारी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम रहता है एनएसएपी, हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जीएस2 का पेपर देखा होगा तो उसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए, जीएस2 का पेपर काफी मुश्किल आता है, और ढंग से अगर तैयारी नहीं की नंबर नहीं आते। अगर नहीं जानते तो जीएस2 का पेपर खोल के देखिए आज ही, 2020 का, 19 का, 18 का, जब मर्जी को उठा के देख लीजिए। 2013 के बाद से जीएस2 इज ऑलवेज अ टफ पेपर, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सॉलिड थ्योरेटिकल प्रिपरेशन चाहिए, ऊपर ऊपर से लक्ष्मीकांत पढ़कर जाएंगे दोस्तों, हमें नंबर नहीं मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। ओके, तो यहां पर एक हमारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जीएस2 की यूट्यूब पर, प्लीज उसको भी देखिए। एंड अदरवाइज अगर आप जो बाकी प्रोग्राम्स का पार्ट है तो जीएस2 पर थोड़ा स्पेशल ध्यान देना जरूरी है, एनालिटिकल जहां पर आपको एस्पेक्ट नजर आता है एनालिसिस पक्का करना है। ओके, एनएसएपी दोस्तों, यहां पर जो हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, देन हमारे पास विडोज पेंशन स्कीम है, देन हमारे पास डिसेबिलिटी जो
पेंशन स्कीम है, फैमिली बेनिफिट एंड अन्नपूर्णा, ये कंपोनेंट्स हैं हमारे पास एनएसएपी के, हमें मैंडेटरी है इनके बारे में पता हो कि क्या चीजें हैं। ये पूरा पूरा एक टॉपिक कवर करते हैं हमारा जीएस2 का। देन पीएम किसान हम अनंत बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे 2000 पे 3 महीने में, हाँ, जो आपको 3 बार साल में दिया जाता है। देन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दोस्तों मैंने एक जो आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एक हमने पर्टिकुलर हमने एक वो अपना प्रीमिक्स प्री क्योर किया था। प्री क्योर में मैंने आपको डिटेल में इस फंड के बारे में बताया था, इसमें बहुत अनंत धन पड़ा होता सरकार के पास, तो सरकार उसको ग्रेजुअली कैसे यूज करना शुरू कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर रहता है। इसको प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए, एंड इसी बहाने आप अगर जो आने वाले टाइम की तैयारी कर रहे हैं तो साल भर का प्री क्योर भी खत्म कीजिए। ओके, ईपीएफओ में 12% डालता है एम्प्लॉयर, 12% डालता है एम्प्लॉई, तो 24 का 24% एम्प्लॉयर की तरफ से जो था वो जो 12% अगर मैं बता रहा हूं आपको एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर का जो आपका जो एम्प्लॉय करते हैं आपको वो डालते हैं आपकी कंट्रीब्यूशन, 12% जो एम्प्लॉय है वो डालता है। तो सरकार ने पहले कहा कि एम्प्लॉयर्स को कि आपका हम धनराशि हम डाल देंगे, लेकिन ग्रेजुअली सरकार ने कहा कि 24 का 24 ही हम डाल देंगे, ताकि ना तो लोगों पर बर्डन आए क्योंकि अभी बहुत दिक्कत चल रही है, ना ही एम्प्लॉयर्स पर बर्डन आए कि एम्प्लॉयर्स भी बोलते हैं कि हमारी भी इनकम नहीं हो रही इतनी अभी, इसी कारण से उज्ज्वला योजना, ये सभी चीजें जो हमें ये योजना जो दी है यहाँ पे 4-5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में अगर हम जान के रखेंगे तो डेफिनेटली एडवांटेजियस पोजीशन में है, जीएस2 में तो डेफिनेटली। ओके, देन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अंत में बताऊं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है कि हमारे देश में जैसे पेंट अप इकोनॉमी की बात थी, जो डिमांड थी, कि डिमांड तो थी, लोगों के पास पैसा था लेकिन दुकानें ही नहीं खुली थी, तो कैसे जाके खर्च करते, तो इसी कारण जो सप्लाई एकदम से दुकानें खुलती तो बहुत महंगाई बढ़ जाती, तो इसी कारण से जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट कह रहे हैं, फूड में तो हमारे देश में बहुत ज्यादा रहती है, खाना और महंगा हो जाता, दिक्कत हो जाती, वो कह रहे हैं इसीलिए भारत ने पहले से ही इसके लिए तैयारी की हुई थी, एंड अकॉर्डिंगली सरकार ने जो पॉलिसीज भी चेंज की बहुत सारी चीजों की, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड देन जो प्राइमरी सेक्टर में देखिए माइनिंग भी साथ में ही काम करना शुरू किया। हम रेगुलरली प्री क्योर में माइनिंग पर एक ना एक टॉपिक हर बार पढ़ते हैं, क्योंकि सरकार बहुत हाइपर एक्टिव ड्राइव में है, माइनिंग सेक्टर को रिफॉर्म करती जा रही है। ओके, देन अगर यहाँ पे डेटा है हमारे पास 16% हमारा जो जीडीपी का या जीवीए का ऐड करता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, एंड देन अराउंड 43% लोगों को वर्कफोर्स को जो पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। ये डेटा वेरी करता है, 47 48 आता है कहीं पर 43 आता है, बट यू नो कि ना कि अभी 50 के आसपास ही डेटा घूम रहा है। एंड देन ये हमारा जो जो लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रहता है उसका ये आउटपुट है। एंड देन सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं जो कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देता है, इट वाज अगेन बैडली हिट। तो अभी डीरेगुलेशन वगैरह शुरू हो गई है एग्रीकल्चर में, 3 लॉज आपने, अगर व्हाट इज रॉन्ग विद द एग्रीकल्चरल बिल और नॉट विद द एग्रीकल्चरल बिल, व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है, मैंने ये बनाया था वीडियो व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, तो दोस्तों 2-3 वीडियोस हैं मैंडेटरी, पक्का देख लीजिए, एंड व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, तो पूरा का पूरा एनालिसिस है, विवेक कौल जी का आर्टिकल है, 40-43 मिनट्स का वीडियो है, उस पर आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स मिलते हैं कि इशू क्या है। ओके, देन एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी गई है, ठीक है, एमएसएमई की पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होती थी, अब इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ड्रिवन हो गई है। जैसे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो कहलाते हैं, 10 इन्वेस्टमेंट या 50 आपका टर्नओवर तो आप स्मॉल कहलाते हैं। एंड देन अगर 20 करोड़ आपकी इन्वेस्टमेंट थी या अभी 100 करोड़ से या 100 करोड़ के आसपास आपका वो है जो आपका टर्नओवर, तो आप मीडियम एंटरप्राइज कहलाते हैं। एंड इसी के कारण यहां पर अभी एक बहुत बड़ा एक जो इशू था पहले, वो था डॉफ, कि जो कंपनीज हैं वो छोटा ही रहना चाहती हैं, क्योंकि छोटी माइक्रो या फिर स्मॉल जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं इनको सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा जो सपोर्ट मिलता है, इवन की जो लोन सस्ता मिलता है, एंड और भी बहुत सारे तरह की सुविधाएं एंड सब्सिडीज मिलती हैं, तो वो छोटा रहना चाहती हैं, तो इनको इंसेंटिव नहीं होता कि हम बड़े हो जाएं और हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें, तो इसलिए सरकार ने इसको भी रिमूव कर दिया है। कैसे रिमूव किया है कि एमएसएमई में तीनों को ही अभी वो सुविधाएं एक्सटेंड कर दी गई हैं। ओके, लेबर लॉ में जो आपके बहुत सारे जो कोड जो अपने लॉज थे उनको 4 लेबर कोड्स में बना दिया गया, वेज कोड है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, एंड देन कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ, एंड देन सोशल सिक्योरिटी कोड। तो ये हमें पक्का पता होने चाहिए। अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली ईपीएफओ एग्जाम से हमारे यहाँ पर एक स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब हमारा जो एक्स्ट्रा चैनल है उस पर भी ईपीएफओ की तैयारी और जो आपको कोर्स के बारे में बहुत सारी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं ऑफ कोर्स फ्री में, ठीक है। ओके,
ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों, ऑफ कोर्स, क्योंकि पढ़ाई जा रही है। ओके ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो वर्क फ्रॉम होम पहले करना अलाउड नहीं था, वर्क फ्रॉम एनीवेयर अलाउड तो था, लेकिन ऐसे लीगली जो यहाँ पर थोड़ी जो जो दिक्कतें थी उसको हटा दिया गया है। एंड इवन की अगर आप देखें जो रिसेंट जो हमारा जो कोड आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड देन ऑक्यूपेशन सेफ्टी, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को पहली बार शामिल किया गया है। वर्क फ्रॉम होम पर भी कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा की बात की जाएगी। इवन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो पॉलिसी कि कंपनीज कैसे चलेंगी, ठीक है, वो पॉलिसी होती है सरकार जो निकालती है एंड जो आइडियली होनी चाहिए खुद से कंपनीज के पास, तो उस पर भी काम चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम अगर कोई इंसान घर से काम कर रहा है तो कंपनीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड एम्प्लॉइज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। एंड इवन की पावर एक्सेट्रा सब पे काम किया गया। पीएलआई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हमने प्रीमिक्स में सवाल भी पूछा था, प्री में कवर की हुई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि हम बहुत सा सामान है जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैसे हम अपने देश में ही इनको बनाएं एंड इसके लिए हम इंसेंटिवाइज करें कंपनियों को कि सेटअप कीजिए एंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इसका महंगा कैपिटल इंटेंसिव सेटअप होता है, तो इसी कारण यहां पर कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इवन की रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिकल वगैरह कंपनीज को भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो जो प्राइमरी सॉल्ट होता है दोस्तों, जो फार्मास्यूटिकल में जिसको एपीआई कहा जाता है, एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई भी हम अभी 90% के आसपास चीन से मंगवाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ये भी घर पर बनाएं। एंड पहले हम घर पर बनाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो वापस घर पे इसकी लाने की तैयारी हो रही है। लैंड बैंक सिस्टम एक्सेट्रा, है ना। देन पीएम ई विद्या स्कीम, जो मनोदर्पण जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करता है। एंड देन पीपीपीज को, पीपीपी पे मेंस में सवाल भी है, हमारे यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इको में देन जो पार्ट ए प्रोड्यूसर कंपनीज, पार्ट 9 ए प्रोड्यूसर कंपनीज क्या रहती हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एंड ये सब छोटी छोटी चीजें देखनी जरूरी हैं, तो मैं इनमें नहीं जा रहा अभी। ठीक है, एंड क्योंकि अलग ही एक चैप्टर शुरू हो जाएगा फिर, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं इन सभी चीजों से। और ये पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन की बात हो रही है कि फैक्ट्री क्या कहलाएगी। एंड देन क्योंकि लेबर लॉ से ईपीएफओ जो आपका एग्जाम होता है वो लेबर लॉ से जुड़ा होता है ना, तो या फिर लेबर मिनिस्ट्री से, तो इसके बाद कितने लॉज इकट्ठे होके सेंट्रल लेबर लॉज जो 4 में जा रहे हैं, तो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, यूपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन ईपीएफओ में आ सकते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो फार्म टू फोक जो डायलॉग्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसी चीजें मिलती हैं। मिनरल सेक्टर में हम जो क्या करना चाह रहे हैं कि जो माइनिंग को एक्सप्लोर करे, जो माइनिंग, क्योंकि ना माइन ढूंढनी पड़ती है, आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती है, तो जो एक्सप्लोर करे वही आकर उसको प्रोडक्शन भी करे। तो अभी अलग अलग लाइसेंस मिलते हैं कि एक ही लाइसेंस मिले कि आप ही एक्सप्लोर भी कर लीजिए और आप ही इसको प्रोड्यूस भी कीजिए, तो एंड अकॉर्डिंगली, ताकि जो और कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज अट्रैक्ट हो। ओपन एक्रिएज पॉलिसी जो हमने पहले भी देखी हुई, मैं आपको रिपीट करता हूं क्योंकि थोड़ा पुराना वीडियो हो गया वो। तो ओपन एक्रिएज पॉलिसी में क्या होता है कि जब भी आपको लगता है कि अच्छा मुझे यहां लग रहा है कि बहुत बढ़िया माइन अवेलेबल है, तो मैं वहां जाकर माइनिंग करता हूं, तो आप ढूंढते हैं उसको, फिर अच्छा लगता है तो आप सरकार को अप्लाई भी कर देते हैं। तो इसीलिए ओपन एक्रिएज में आप सरकार की वेट नहीं करते कि सरकार कब टेंडर ओपन करेगी तब आप अप्लाई करेंगे, टेंडर ओपन नहीं किया तो आप वेट ही करते रहेंगे। तो इसलिए यहां पर बहुत जो सरकार इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को, आइए एंड इन्वेस्ट कीजिए, आपको जहां लगता है बढ़िया वहां पर आप आके जो माइनिंग कर सकते हैं। पूरा आपको पूरा लाइसेंस मिलेगा, जो आपको कि पूरा माइन का लाइसेंस भी मिलेगा, एक्सप्लोर करने का लाइसेंस भी होगा। देन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कोर कॉम्पिटेंसी इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ द डे, देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनेंगी, एटसेट्रा। एंड देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो नॉन कोर है हमारे पास, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में है, उनको प्राइवेटाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर एक बहुत ही बढ़िया एक कंपाइलेशन दे दी इन्होंने हमें कि कौन से रिफॉर्म्स आए, तो ये हमसे सवाल पूछ सकता है यूपीएससी कि शंकर लाल गुरु रिफॉर्म था किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। देख सकते हैं आप कौन से नाम है। एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स पर रिसेंटली एक 2 मिनट वीडियो किया था, इट वाज नॉट 2 मिनट, इट वाज मोर देन 15 मिनट्स, आई रिमेंबर, तो अभी रिसेंट ही वीडियो है वो, तो आप उस पर देख सकते हैं। एम एस स्वामीनाथन की जो टोटल जो टॉप 11 रिकमेंडेशन है हमें पता होने चाहिए, वो वीडियो में है। ठीक है, तो आपका एक और होमवर्क हो गया कि एम एस स्वामीनाथन भी आपने देखनी है, प्रीवियस भी मैंने भी आपको होमवर्क दिया था, एक और हो गया। ठीक है, तो ये आप इन वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे ही नॉलेज बढ़ती है एंड अकॉर्डिंगली हम जो बेहतर अपना एक आंसर बना पाते हैं। तो इसलिए बताते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी जिंदगियां
बच गई, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी कर दिए, हमने आपदा में हमने एक अवसर भी ढूंढा। तो इसी को हम मान सकते हैं कि लॉकडाउन ने तो हमें डिविडेंड दिया, लॉकडाउन से तो हमें फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, ठीक है। एंड क्योंकि हम इसको ब्रेवली एंड एक्सेट्रा हम बहुत तरह से देखेंगे, तो लेकिन अगेन आई रिपीट, माइग्रेंट वर्कर्स जो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे थे उनके इंपैक्ट की बात नहीं की गई, दैट इज वेरी इनसेंसिटिव ऑफ द इको सर्वे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम जो बात करें कि और भी तरह से जो कंपैरिजन के लिए डेटा हो सकता था, ओवरलुक किया गया, ऑफ कोर्स का यूज इज नॉट वेरी हेल्दी। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा विद द पिंच ऑफ सॉल्ट भी लीजिए, लेकिन अपने एग्जाम के पर्पस से बिल्कुल मत भटकिए, ठीक है। एग्जाम का पर्पस है आपका आपको जो सरकार के वहां पर जाकर एक अच्छा अगर आपको अफसर बनना है, तो यू नीड टू बी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी लर्नेड, यू नीड टू थिंक प्रॉपर्ली। अगर आप प्रॉपर्ली नहीं सोच पाएंगे, सरकार को लूप होल्स नहीं बता पाएंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई और उसमें फिर लूप होल्स निकले, तब सरकार आपको नहीं छोड़ती, या फिर सरकार आपको कोई बकवास सी पोस्टिंग दे देती है। तो बी सिर्फ और सिर्फ आप एक ऐसा अफसर बनने की कोशिश मत कीजिए जो सिर्फ अफसर नहीं, अफसर ऑफिसर, ठीक है, ऐसा ऑफिसर बनने की कोशिश मत कीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिसर है। बी अ गुड ऑफिसर, एक थिंकिंग ऑफिसर, ठीक है। इसीलिए सोचिए, चाहे आप किसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स अबाउट योर कंट्री एंड सर्विंग योर कंट्री बाय बीइंग अ गुड ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। तो बस एक चैप्टर 1 यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं, एंड अकॉर्डिंगली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए। एंड दोस्तों एक और बात, हमारा जो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो कोर्स होता है, बाकी ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एसए का हमारा कोर्स है, सी सैट का कोर्स है, ये अगर आप, जैसे मैं अभी 30 जनवरी को बना रहा हूँ ये, तो अगर आप इसको देख रहे हैं 30 जनवरी को ही, तो हम इसको 1 फरवरी को ये बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो एडमिशन ओपन होंगी 1 फेब को, बाकी हर 45 डेज में बैच ओपन होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करते जा रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि आप इसको कब देख रहे हैं, 30 जन को देख रहे हैं 2021 में, या कि 2022 या 23-24, पता नहीं कब देख रहे हो, यूट्यूब पर है, परपेचुअली चीजें रहती हैं। तो इसीलिए देखिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, पढ़ाई कीजिए सबसे इंपॉर्टेंटली, एंड विद अ क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।